नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित खरे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है यूपी पैट की एग्ज़ाम डेट क्लियर हो चुकी है, पेपर भी चालू होने वाले हैं। तो इसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपको पैट एग्ज़ाम में निश्चित तौर पर सफलता दिलाएंगे। तो आप सभी को ये टेस्ट करना है और अपनी सफलता सुनिश्चित करना है। तो चलिए फिर बिना देर किए टेस्ट को प्रारंभ कर देते हैं। पहला प्रश्न आप सभी को अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। दूसरा ऑप्शन है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तीसरा ऑप्शन है 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। और चौथा ऑप्शन है निश्चित नहीं हो सकता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता को प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जाता है और इस सभ्यता के जो मूल निवासी थे वो थे द्रविड़ या भूमध्य सागरीय। तो ये भी बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सरकोटदा, दूसरा ऑप्शन है वनमाली, तीसरा ऑप्शन है मांडा और चौथा ऑप्शन है कालीबंगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरकोटदा। सरकोटदा इसका सही उत्तर है। सरकोटदा जो है वो गुजरात के कच्छ ज़िले में पड़ता है और ये सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। वैसे तो सामान्यतः सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग थे वो घोड़े का प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन यहाँ से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो घोड़े का प्रयोग नहीं करते थे। ये भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सैलखड़ी, दूसरा ऑप्शन है कांसा, तीसरा ऑप्शन है तांबा और चौथा ऑप्शन है लोहा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सैलखड़ी। हड़प्पा काल की जो मोहरें थीं वो मुख्यतः वर्गाकार होती थीं। सैलखड़ी से इनको बनाया जाता था और मोहरों पर सर्वाधिक संख्या में एक सरंगी पशु की आकृति देखने को मिलती है। मतलब जितने भी हमें मोहरें प्राप्त हुई हैं हड़प्पा सभ्यता की, उनमें सबसे ज़्यादा जो चित्र मिला है वो मिला है एक सरंगी पशु। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कांस्य युग, दूसरा ऑप्शन है नवपाषाण युग, तीसरा ऑप्शन है पुरापाषाण युग और चौथा ऑप्शन है लोह युग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युग। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युग में रखा जाता है और सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी उसको पढ़ा नहीं जा सका। मतलब लिपि का प्रयोग तो होता था लेकिन उसको पढ़ने में पूर्णतः सफलता प्राप्त नहीं हुई है। इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल वह काल होता है जिसमें लोग लिपि से तो परिचित होते हैं लेकिन उस काल की लिपि को पढ़ा नहीं जाता है, यानी कि समझ में नहीं आती है तो कोई पढ़ नहीं पाता है, तो उस काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है व्यापार, दूसरा ऑप्शन है पशुपालन, तीसरा ऑप्शन है शिकार और चौथा ऑप्शन है कृषि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से व्यापार करते थे। दूसरे नंबर पर ये लोग कृषि कार्य करते थे। सबसे पहला इनका प्रमुख जो व्यवसाय था वो था व्यापार और दूसरा इनका मुख्य व्यवसाय था कृषि करना।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, दूसरा ऑप्शन है आर.डी. बनर्जी, तीसरा ऑप्शन है ए कनिंघम और चौथा ऑप्शन है दयाराम साहनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज 1921 में की गई थी और इसकी खोज जो की थी वो की थी दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने मिलकर। लेकिन मुख्य नाम दयाराम साहनी जी का ही आता है और हड़प्पा सभ्यता के जो उत्खनन के जो निर्देश दिए गए थे वो दिए गए थे सर जॉन मार्शल के द्वारा। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो निर्देश दिए गए थे यानी कि जो निर्देशन दिया गया था वो दिया गया था सर जॉन मार्शल के द्वारा। लेकिन खोजकर्ता की अगर बात की जाएगी तो खोजकर्ता में मुख्य नाम दयाराम साहनी का ही आता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? पत्तन का मतलब होता है बंदरगाह, यानी कि बंदरगाह वाला नगर कौन सा था ये हमें बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कालीबंगा, दूसरा ऑप्शन है लोथल, तीसरा ऑप्शन है रोपड़ और चौथा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। लोथल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह नगर था। ये वर्तमान गुजरात में पड़ता है और इसके अलावा देखा जाए तो और भी कुछ स्थल हैं जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह थे। उन शहरों में देशपुर और सुरकोटदा का नाम भी आता है। लेकिन मुख्य रूप से जब बंदरगाह की बात की जाती है तो लोथल का नाम ही मुख्य रूप से लिया जाता है। तो ये बात आप लोगों को अच्छी तरह से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है रोपड़, दूसरा ऑप्शन है लोथल, तीसरा ऑप्शन है कालीबंगा और चौथा ऑप्शन है बनमाली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा। कालीबंगा से हल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहाँ से हवन कुंड भी मिला है, बलि प्रथा के भी यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं, अलंकृत ईंटें भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें भी कालीबंगा से प्राप्त की गई हैं। तो ये सभी बातें भी आप लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन है सिंध, तीसरा ऑप्शन है गुजरात और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंध। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो जो है वो है पाकिस्तान के सिंध इलाके में, ये पाकिस्तान के सिंध इलाके में पड़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो को स्थानीय भाषा में मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखिए। मोहनजोदड़ो को स्थानीय भाषा में मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो में, दूसरा ऑप्शन है हड़प्पा में, तीसरा ऑप्शन है लोथल में और चौथा ऑप्शन है कालीबंगा में। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो से एक बृहद यानी कि बड़े आकार का एक स्नानागार प्राप्त हुआ है। और अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 11.48 मीटर। इसकी चौड़ाई जो मापी गई है वो है 7.01 मीटर और इसकी जो गहराई है वो है 2.43 मीटर। यानी काफ़ी बड़े आकार का यहाँ से स्नानागार प्राप्त हुआ है और ये सिंधु घाटी सभ्यता का
महत्वपूर्ण स्थल भी माना जाता है। कई एग्जामों में इसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है शेर, दूसरा ऑप्शन है घोड़ा, तीसरा ऑप्शन है बैल और चौथा ऑप्शन है हाथी। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैल। वैसे तो सभी पशु मोहरों पर दिखाई देते हैं, जो मोहरें प्राप्त हुई हैं उन पर सभी पशु देखने को मिलते हैं। शेर भी मिलता है, घोड़ा भी मिलता है, घोड़ा नहीं मिलता है, घोड़े का प्रयोग ये लोग कम करते थे, तो घोड़े वाली मोहरें प्राप्त नहीं हुई हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मोहरों पर जो चित्र देखने को मिलता है वो मिलता है बैल का और एक सरंगी पशु का। ये चित्र सबसे ज़्यादा मोहरों पर दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 12वें नंबर का, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यानी जो गलत कथन है उसके बारे में हमें बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है नगर में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। दूसरा ऑप्शन है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। तीसरा ऑप्शन है मातृ देवी की उपासना की जाती थी और चौथा ऑप्शन है लोग लोहे से परिचित थे। तो यहाँ पर हमें गलत कथन बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोग लोहे से परिचित थे। इस काल के जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। बाकी सभी धातुओं का प्रयोग तो ये लोग करते थे, सोना, चांदी, तांबा, कांसा, इन सभी धातुओं का ये लोग प्रयोग करते थे, लेकिन ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे का जो प्रारंभ माना जाता है वो माना जाता है उत्तर वैदिक काल से। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है कि लोहे का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल से माना जाता है और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उस काल में लोग लोहे धातु से परिचित नहीं थे। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। कहाँ से चलता है ये अपन को बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है धौलावीरा से, धौलावीरा में। दूसरा ऑप्शन है लोथल में। तीसरा ऑप्शन है कालीबंगा में और चौथा ऑप्शन है आलमगीरपुर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धौलावीरा में। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे हम लोग, धौलावीरा हमारा सही उत्तर है। धौलावीरा से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। वहीं अगर लोथल की बात की जाए तो लोथल एक प्रमुख बंदरगाह नगर है सिंधु घाटी सभ्यता का, यहाँ से बंदरगाह प्राप्त हुआ है। वहीं कई सारे यहाँ से मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा युग्म समाधियाँ भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखना है। कालीबंगा की अगर हम बात करें तो कालीबंगा से काले रंग की चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं, हवन कुंड प्राप्त हुआ है, जुते हुए खेत और हल प्राप्त हुए हैं। तो ये सभी चीज़ें कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। आलमगीरपुर से मनके और मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। तो हमने सभी स्थानों का आपको बता दिया है कि कौन से स्थान से कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। ये सभी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 14वें नंबर का, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कमल पुष्प की आकृति का। दूसरा ऑप्शन है गोलाकार आकृति में। तीसरा ऑप्शन है ग्रीड पद्धति में और चौथा ऑप्शन है त्रिभुजाकार आकृति में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीड पद्धति में। सिंधु घाटी सभ्यता में बड़े बड़े घर होते थे, चौड़ी सड़कें होती थीं, बहुत सारे कुएं के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी के लिए पक्की नालियाँ होती थीं,
जो ऊपर से ढकी हुई होती थीं, यानी कि ये जो सभ्यता थी ये अपने ज़माने की बाकी सभ्यताओं से बहुत ज़्यादा डेवलप थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और यहाँ के जो शहर थे वो आज के आधुनिक शहरों की तरह सुसज्जित हुआ करते थे। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान का प्रमाण मिला है। युगल समाधान का मतलब होता है कि एक दो शवों को साथ में दफनाना, इसको बोला जाता है युगल समाधान। तो कहाँ से प्रमाण मिले हैं ये हमें बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कुंतासी, दूसरा ऑप्शन है धौलावीरा, तीसरा ऑप्शन है लोथल और चौथा ऑप्शन है कालीबंगा। इसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं, पिछले प्रश्न में हम आपको समझा चुके हैं। फिर से हम आपको बता देते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का लोथल, यानी कि लोथल से युगल समाधान प्राप्त हुए हैं। लोथल एक प्रमुख बंदरगाह नगर है हड़प्पा कालीन सभ्यता का, यहाँ से युगल समाधान प्राप्त हुए हैं। हवन कुंड के भी यहाँ पर प्रमाण मिले हैं। चावल के दाने भी कुछ यहाँ से प्राप्त किए गए हैं और फारस की मोहरें भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। फारस की मोहरों से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनका व्यापार फारस तक फैला हुआ था। तो ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 16वें नंबर का, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव यानी कि आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए पे है बाघ एवं हाथी, ऑप्शन नंबर बी पे गैंडा एवं भैंसा, ऑप्शन नंबर सी पर हिरण और ऑप्शन नंबर डी पर इनमें से सभी। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। लगभग ये सभी जानवर हड़प्पा काल की मोहरों पर देखने को मिलते हैं, इसलिए हमारा उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो से, दूसरा ऑप्शन है कालीबंगा से, तीसरा ऑप्शन है हड़प्पा से और चौथा ऑप्शन है वनमाली से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो से। नृत्य मुद्रा वाली जो स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई है वो प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई एग्जामों में पूछा जाता है, तो इसको विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। प्रस्तर का मतलब होता है पत्थर। पत्थर की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है पुजारी की, ये हमें बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, तीसरा ऑप्शन है लोथल और चौथा ऑप्शन है रंगपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। पत्थर के पुजारी की जो मूर्ति है वो हड़प्पा से प्राप्त हुई है, अतः यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है पंजाब और हरियाणा और चौथा ऑप्शन है उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। आज़ादी के बाद देश में सबसे ज़्यादा जो हड़प्पा कालीन स्थल खोजे गए हैं वो हैं गुजरात के। तो गुजरात आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो हम ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं थी। मतलब कि ऐसा कौन सा अनाज है जो हड़प्पा कालीन लोग नहीं खाते थे, वो हमें बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जौ, दूसरा ऑप्शन है
दालें, तीसरा ऑप्शन है चावल और चौथा ऑप्शन है गेहूँ। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चावल। जो हड़प्पा कालीन लोग हैं वो चावल की खेती नहीं करते थे, चावल को ये लोग खाने में प्रयोग नहीं करते थे, ऐसा साक्ष्यों में पाया गया है। मतलब जो भी अवशेष मिले हैं अनाजों के, उसमें चावल की प्राप्ति बहुत कम हुई है। इस आधार पर अनुमान लगाया गया है कि जो हड़प्पा कालीन लोग होते थे वो चावल नहीं खाते थे या फिर बहुत कम खाते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा और भी कई चीज़ों की खेती हड़प्पा कालीन लोग करते थे, जैसे कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों, तिल, इन सभी फसलों को ये लोग उगाते थे। अगर हम कपास की बात करें तो कपास की जो शुरुआत हुई है, यानी कपास की खेती का जो पहला साक्ष्य मिलता है वो हड़प्पा काल में ही मिलता है, यानी हड़प्पा काल से ही कपास की खेती का प्रारंभ माना जाता है। तो ये भी आपको बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 21। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी रखना था, वो गलती से हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ऑप्शन है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तीसरा ऑप्शन है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म के पहले। जो वैदिक काल है उसको 2 भागों में बांटा जाता है। एक हिस्सा है इसका पूर्व वैदिक काल, जिसको ऋग्वैदिक काल कहते हैं। इसका समय माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। और दूसरा हिस्सा इसका माना जाता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का जो समय माना जाता है वो माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो ये दोनों बातें आप लोगों को ध्यान में रखना है। पूर्व वैदिक काल का समय और उत्तर वैदिक काल का समय दोनों ही परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यानी कि जो कथन सही नहीं है उसके बारे में हमें बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है वे संस्कृत बोलते थे। दूसरा ऑप्शन है वे घुड़सवारी किया करते थे। तीसरा ऑप्शन है वे कई झुंडों में भारत पहुँचे। और चौथा ऑप्शन है वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो यहाँ पर हमें बताना है जो चीज़ उनके ऊपर लागू नहीं होती है, यानी कि जो गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। वे घोड़े का प्रयोग करते थे, घुड़सवारी करते थे, तो ये पॉइंट भी सही है। वे कई झुंडों में भारत आए थे, ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन वो नगरों में उन्होंने बसना प्रारंभ नहीं किया था, उन्होंने गाँवों में बसना प्रारंभ किया था। जो वैदिक सभ्यता थी वो पूर्णतः ग्रामीण सभ्यता थी। लोग गाँवों में रहते थे और पशुओं को पालते थे, कृषि करते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। दूसरा ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तीसरा ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और चौथा ऑप्शन है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन तीनों वेदों की जो रचना हुई थी वो पहले हुई थी, इसलिए इन तीनों वेदों को मिलाकर वेद त्रयी कहा जाता है। जो चौथे नंबर पे वेद आता है अथर्ववेद, उसकी रचना इन तीनों वेदों के बाद में हुई थी, तो उसको साथ में शामिल नहीं करते हैं। तो जब वेद त्रयी की बात की जाए तो आपको प्रारंभ के 3 वेदों का नाम बताना है। पहला वेद ऋग्वेद है, दूसरा वेद यजुर्वेद है और तीसरा वेद सामवेद है। तो ये बात आप लोगों को अच्छी तरह ध्यान में रखना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मुंडक उपनिषद, दूसरा ऑप्शन है कठ उपनिषद, तीसरा ऑप्शन है ईश उपनिषद और चौथा ऑप्शन है बृहदारण्यक उपनिषद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडक उपनिषद। इसको हम लोग अगर संधि कर दें तो साथ में मिलकर इसको मुंडकोपनिषद भी कहा जाता है। आप लोग कंफ्यूज मत होना कि हमने मुंडक उपनिषद बोला है और आप लोगों ने मुंडकोपनिषद पढ़ा है। जब हम मुंडक और उपनिषद की संधि कर देंगे तो दोनों मिलके मुंडकोपनिषद हो जाएगा, तो वो एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो सत्यमेव जयते जो हम लोगों ने शब्द लिए हैं वो लिए हैं हम लोगों ने मुंडक उपनिषद से। चलिए, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हमारा मुंडक उपनिषद हो जाएगा। तो मुंडक उपनिषद से ही सत्यमेव जयते शब्द लिए गए हैं, तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से भी की गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखिए। मुंडक उपनिषद में ही यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पशुपालन, दूसरा ऑप्शन है कृषि, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा और चौथा ऑप्शन है व्यवसाय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि। ऋग्वैदिक जो आर्य थे वो मुख्य रूप से, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर हमने गलत टिक कर दिया है, तो यहाँ पर हम इसको एरेज करेंगे और सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पशुपालन। क्योंकि जो ऋग्वैदिक आर्य थे वो मुख्य रूप से पशुपालन का ही व्यवसाय करते थे। कृषि करना उन्होंने बाद में चालू किया था, प्रारंभ में वो पशुपालन ही करते थे। और पशुओं के लिए चारागाह की तलाश में ही वो लोग इस ओर आए थे, मतलब कि मध्य एशिया से उनका पलायन इस ओर हुआ था, यानी कि वो मुख्य रूप से पशुपालन का ही व्यवसाय करते थे। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा ऑप्शन है उपनिषद, तीसरा ऑप्शन है यजुर्वेद और चौथा ऑप्शन है सामवेद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामवेद। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा, सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए 18, ऑप्शन नंबर बी 19, ऑप्शन नंबर सी 20 और ऑप्शन नंबर डी 21। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 18। पुराणों की कुल संख्या 18 है। ठीक है ना, तो ये याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है ज्यामिति, दूसरा ऑप्शन है ज्योतिष, तीसरा ऑप्शन है गणित और चौथा ऑप्शन है खगोल। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्यामिति। शुल्ब सूत्रों में यज्ञ वेदियों को नापना, उनके लिए स्थान चुनना तथा उनके निर्माण आदि विषयों का विस्तृत वर्णन मिलता है। ठीक है ना, यानी कि जो वेदियाँ होती हैं यज्ञ को करने के लिए, उनके मापने से संबंधित, उनका स्थान कहाँ चुनना है, उनका निर्माण कैसे किया जाना है, इन सब के बारे में जो जानकारी मिलती है वो शुल्ब सूत्र से मिलती है। यानी कि ये भारतीय ज्यामिति के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा ज्यामिति, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कपिल, दूसरा ऑप्शन है अक्षपाद गौतम, तीसरा ऑप्शन है उलूक कणाद और चौथा ऑप्शन है पतंजलि।
तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उलूक कणाद। भारत में 6 दर्शन प्रमुख रहे हैं जिनको षट दर्शन कहा जाता है। तो हम आपको एक एक करके सभी दर्शनों के बारे में बता देते हैं। एक दर्शन है सांख्य। एक दर्शन, 6 दर्शनों में से एक दर्शन का नाम है सांख्य, और सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं वो माने जाते हैं कपिल मुनि। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में कपिल दिया गया है, तो ये कपिल मुनि है सांख्य दर्शन के प्रमुख, यानी कि सांख्य दर्शन इन्हीं के द्वारा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा जो दर्शन है वो है न्याय। न्याय दर्शन को जो देने वाले थे या न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक आचार्य थे उनका नाम था अक्षपाद गौतम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी पे अक्षपाद गौतम दिया गया है, ये न्याय दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। वहीं पतंजलि को योग दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है, इन्होंने योग दर्शन दिया था। इसके अलावा 2 दर्शन और हैं। एक दर्शन है मीमांसा, उसको पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है, उसके प्रवर्तक माने जाते हैं आचार्य जैमिनी। और 6वां दर्शन है वेदांत, और वेदांत को उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, और इसके प्रवर्तक माने जाते हैं बादरायण। तो इस प्रकार से कुल 6 दर्शन हैं। तो ये सभी दर्शनों के नाम भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, और सभी दर्शनों के प्रवर्तक आचार्यों के भी नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, यानी सबसे ज़्यादा वर्णन किस नदी का हुआ है ये हमको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सिंधु, दूसरा ऑप्शन है सतुद्री, तीसरा ऑप्शन है सरस्वती, और चौथा ऑप्शन है गंगा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु। ऋग्वेद में 25 नदियों का वर्णन किया गया है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो वर्णन मिलता है वो सिंधु नदी का मिलता है। सिंधु नदी ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। वहीं अगर हम सरस्वती नदी की बात करें तो सरस्वती नदी को ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी माना गया है। गंगा को सबसे पवित्र नदी नहीं माना गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। और जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में सतुद्री दिया गया है, सतुद्री जो आधुनिक सतलज नदी है या सतलुज नदी है, उसी को यहाँ पर सतुद्री कहा गया है। ठीक है ना। गंगा नदी का वर्णन अगर हम कहें तो गंगा नदी का वर्णन ऋग्वेद में केवल एक बार ही मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि गंगा नदी को ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया गया है। बाद के काल में गंगा नदी का महत्व बड़ा है, लेकिन प्रारंभ में सरस्वती नदी को ही सबसे पवित्र नदी माना जाता था। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है अर्थशास्त्र, दूसरा ऑप्शन है राजनीति, तीसरा ऑप्शन है चिकित्सा, और चौथा ऑप्शन है धर्म। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा। चरक संहिता का संबंध चिकित्सा से है। भारतीय चिकित्सा विज्ञान के 3 बड़े नाम हैं। पहला नाम है चरक, इनके द्वारा लिखी गई चरक संहिता बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। दूसरा नाम है सुश्रुत, इन्होंने भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था सुश्रुत संहिता। और तीसरा महत्वपूर्ण नाम आता है वाग्भट का, इनके द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ है उसका नाम है अष्टांग संग्रह। तो ये 3 नाम सबसे महत्वपूर्ण हैं। आयुर्वेद में इन 3 आचार्यों का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा ऑप्शन है यजुर्वेद, तीसरा ऑप्शन है सामवेद, और चौथा ऑप्शन है अथर्ववेद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोना, वशीकरण, इन सभी विषयों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
आर्य भारत में संभवतः आए थे। यहाँ पर आपको सुधार कर लेना है, यहाँ पर आपको आर्य कर लेना है, अरे नहीं है, आर्य है, ठीक है ना। प्रश्न में सुधार करना है। आर्य भारत में संभवतः आए थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है यूरोप से, दूसरा ऑप्शन है मध्य एशिया से, तीसरा ऑप्शन है पूर्वी एशिया से और चौथा ऑप्शन है अन्य क्षेत्रों से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य एशिया से। मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का जो मूल निवास स्थान माना जाता है वो माना जाता है मध्य एशिया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा ऑप्शन है यजुर्वेद, तीसरा ऑप्शन है सामवेद और चौथा ऑप्शन है अथर्ववेद। तो ये वर्णन मिलता है अथर्ववेद में, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है ऐतरेय ब्राह्मण, दूसरा ऑप्शन है सपथ, यहाँ पर सतपथ है, सही नाम है सतपथ ब्राह्मण, ठीक है ना, सतपथ। तीसरा है गोपथ ब्राह्मण और चौथा ऑप्शन है पंचशिव ब्राह्मण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सतपथ ब्राह्मण। यहाँ पर आपको सही कर लेना है, सतपथ ब्राह्मण हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। सपथ लिखा हुआ है लेकिन इसका सही है सतपथ ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण, ये आपको समझना है, ठीक है ना। और सभी ब्राह्मण ग्रंथों में ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और इसकी जो रचना की थी वो की थी याज्ञवल्क्य मुनि ने। याज्ञवल्क्य मुनि ने इसकी रचना की थी, तो ये भी आप लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। ये सबसे प्राचीन भी है और इसके रचनाकार जो है वो है मुनि याज्ञवल्क्य, ठीक है। दोनों बातें आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है मनु स्मृति, दूसरा ऑप्शन है याज्ञवल्क्य स्मृति, तीसरा ऑप्शन है नारद स्मृति और चौथा ऑप्शन है पाराशर स्मृति। तो सबसे प्राचीन स्मृति जो है वो है मनु स्मृति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। मनु स्मृति में 4 वर्णों, 4 आश्रमों, 16 संस्कारों, राज्य की व्यवस्था, राजा का कर्तव्य, सेना का प्रबंधन आदि अनेक विषयों का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम पुराण है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है मत्स्य पुराण, दूसरा ऑप्शन है भागवत पुराण, तीसरा ऑप्शन है विष्णु पुराण और चौथा ऑप्शन है वायु पुराण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मत्स्य पुराण। जो 18 पुराण हैं उनमें सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसमें तीर्थों का, कई तीर्थ स्थानों का इसमें वर्णन मिलता है, कई व्रतों का, यज्ञ का, दान का आदि अनेक विषयों का इसमें विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है और ये सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में, स्थिति नहीं बोल के हम यहाँ पर स्तुति शब्द का प्रयोग करेंगे, स्तुति, जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। जिसकी प्रार्थना में या जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी, हमें उन देवता का नाम बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है इंद्र, दूसरा ऑप्शन है अग्नि, तीसरा ऑप्शन है वरुण और चौथा ऑप्शन है सूर्य। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंद्र। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा जो स्तुति की गई है वो इंद्रदेव की गई है। सबसे ज़्यादा सूक्त इन्हीं की स्तुति में यहाँ पर लिखे हुए मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है वशिष्ठ,
दूसरा ऑप्शन है विश्वामित्र, तीसरा ऑप्शन है इंद्र और चौथा ऑप्शन है परीक्षित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विश्वामित्र। विश्वामित्र के द्वारा ही गायत्री मंत्र की रचना की गई थी और इसका वर्णन ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। तो आपको मंडल भी याद रखना है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। गायत्री मंत्र में कुल 24 अक्षर हैं, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। और गायत्री मंत्र की जो रचना की गई थी वो की गई थी विश्वामित्र के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40वें नंबर का और अंतिम प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है। अंतिम प्रश्न है हमारा अवेस्ता। अवेस्ता को जैन अवेस्ता भी कहा जाता है। तो अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है भारत से, दूसरा ऑप्शन है ईरान से, तीसरा ऑप्शन है इजराइल से और चौथा ऑप्शन है मिस्र से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ईरान से। अवेस्ता का संबंध ईरान से है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। इसी तरह से आपको रोज़ टेस्ट मिलेंगे और ये सभी टेस्ट आप लोगों के बहुत काम आने वाले हैं। प्रतिदिन आप लोग टेस्ट लगाइए। अगर आप लोग प्रतिदिन इन टेस्टों को लगाते हैं तो निश्चित तौर पे आप लोगों को सफलता प्राप्त होगी। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।